Hello, dear kids. A very good afternoon and welcome to our channel that is ARMS Juniors. I am Snehal here to guide you in your biology preparations. तो स्टूडेंट्स आज से हम आपकी जो बायोलॉजी की प्रिपरेशन है फॉर योर बोर्ड्स वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम रिवाइज करेंगे जो भी आपके चैप्टर्स है बायो के एज वेल एज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं, देन कौन कौन सी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो चैप्टर 5 दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 5 है। ठीक है, तो सेल के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज तो है ही। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लाइफ। दैट मीन्स जैसे हमारे पास वॉल है, ठीक है, वॉल में आप देख सकते हो देर आर ब्रिक्स, बहुत सारी ब्रिक्स जोड़ के आपने क्या बनाई है, वॉल बनाई है। वैसे ही हमारी बॉडी का अगर आप देखो तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट विल बी अ सेल। ठीक है, बहुत सारी सेल्स जुड़ के या फिर यू कैन से उनसे हमारी क्या बनी है, बॉडी बनी है। ठीक है, धीरे धीरे टिश्यू बनेंगे, सेल से टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से फिर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम एंड द होल ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म। तो बेसिक यूनिट अगर आप देखोगे, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट दैट इज सेल। राइट, तो ये आपको पता है। सेल की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। राइट, हालांकि इट इज वेरी इजी। सेल क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लाइफ। राइट, तो सिंपली आप इतना लिख के आओ। राइट, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ। अगर डिस्कवरी, अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके बुक में कुछ डिस्कवरीज वगैरह दी है। ठीक है, उनके ईयर्स आपको याद रखने हैं, देन कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, राइट, उन्होंने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो सारी आपको याद रखने हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली जो सेल है इसका स्ट्रक्चर और ये कैसे सेल को डिस्कवर किया गया था बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1831। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि सेल को डिस्कवर किसने किया या फिर हु डिस्कवर द सेल फर्स्ट। सो यू कैन से रॉबर्ट हुक इन 1831 डिस्कवर द सेल। कहां पर, किसमें सेल उन्होंने डिस्कवर की, इन द कॉर्क स्लाइस। कॉर्क एक प्लांट है, ठीक है, उसका उन्होंने क्या किया, सेक्शन लिया और उसमें ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उतना एडवांस नहीं था, तो उसमें उनको क्या दिखा, हनीकॉम लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, बताया कि ये सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। देन नेक्स्ट, लिवेनहुक इन 1674, इसमें क्या किया उन्होंने, दे डिस्कवर्ड एक्चुअली लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। राइट, अगर बात करो रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल का स्ट्रक्चर या फिर डेड सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। बट स्टिल बिकॉज ही वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई और डिस्कवर सेल लाइक स्ट्रक्चर, तो उनको इंपॉर्टेंस इक्वली दिया गया है। ठीक है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लिवेनहुक इन द ईयर 1674 उन्होंने एक्चुअली लिविंग सेल को क्या किया, डिस्कवर किया। किसमें, पॉन्ड वाटर का उन्होंने सैंपल लिया, फिर उसको क्या किया, अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे थे। तो अकॉर्ड फ्रॉम द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने डिस्कवर किया अ लिविंग सेल। राइट, देन रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, अगेन इन द ईयर 1831। देन परकिंजे जो है उन्होंने क्या किया, ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट रिमेंबर दैट परकिंजे ने क्या किया है, प्रोटोप्लाज्म टर्म को, या फिर यू कैन से जो प्रोटोप्लाज्म की टर्म है, डेफिनेशन है, यू कैन से हाँ, ये जो वर्ड है एक्चुअली ये उन्होंने क्या किया, कॉइन किया था। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया। राइट, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल इन 1839। राइट, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है एक्चुअली, whatever there is inside the cell, the fluid component inside the cell, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। एंड इट वाज गिवन बाय परकिंजे इन द ईयर 1839। रिमेंबर दिस। ठीक है, ये भी इक्वली आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये सारी डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट के नाम, ईयर्स एज वेल एज कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, ये सारी चीजें आपको याद रखनी ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी पे भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था सेल थ्योरी, ऑब्वियसली स्लीडेन एंड शॉन। इनका दोनों का क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, ये दो अलग साइंटिस्ट है, स्लीडेन एंड शॉन थ्योरी बोला जाता है इसको। दीज बोथ साइंटिस्ट गेव द सेल थ्योरी। ठीक है, अब सेल थ्योरी का क्या कहना है ये भी पूछा जाएगा। सेल थ्योरी क्या बताता है, स्लीडेन एंड शॉन ने क्या बताया, अंडर द सेल थ्योरी ही दे टोल्ड दैट
कि all the living organisms, whether it is plants, whether it is animal, all the living organisms are made up of cells. They are composed of cells and therefore cell is the basic unit of your life. ये किसने बताया? The biologist Silden and शॉन ने बताया, ठीक है, अंडर द सेल थ्योरी. इसी सेल थ्योरी में फर्दर एक साइंटिस्ट दैट इज रॉबर्ट विरशॉ, इन्होंने क्या किया, वर्शॉ यू कैन से, इन्होंने ऐड किया फर्दर कि all the cells you can say arise or exist from the pre-existing cell. मतलब क्या है इसका, पहली कोई सेल होगी उसी से आगे न्यू सेल्स बनती है, राइट? मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसके वजह से एग्जिस्ट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स की वजह से, राइट? मतलब जो सेल है वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग पहली वाली सेल से बनी है, ऐसा उनका कहना था, रॉबर्ट विशो, ठीक है? तो इन्होंने क्या बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या बनती है, नई सेल्स बनती है. बट अगेन क्वेश्चन अराइजेस, रॉबर्ट विशो ये भी नहीं बता पाए एक्चुअली कि जो सेल है, ठीक है, फर्स्ट सेल कब अराइज हुई, ठीक है, ये वो बता नहीं पाए. सो यू कैन से इट इज अ ड्रॉबैक. ओके, तो ये दोनों थ्योरी या फिर दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल थ्योरी किसने दिया, देन रॉबर्ट विशो का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, राइट? Now let's move on to the different types of organism. If you see around us, right, there are multicellular organism as well as single cell organism, जिनको हम unicellular organism बोल सकते हैं. Multicellular मतलब बहुत सारी सेल से जिनका बॉडी बना है, उनको बोलेंगे हम मल्टीसेलर. तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मतलब दे आर सिंगल सेल, एक ही सेल से बॉडी बनी है, राइट? ऑब्वियसली एक ही सेल से बॉडी बनी है, सेल तो आपको पता है बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं, ठीक है, ये तो बात क्लियर है. दे आर वेरी यू कैन से स्मॉल इन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, आपको उनको ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप लगने वाला है. Then multicellular organism, obviously multi means many, they are made up of many cells, multiple cells, या फिर बहुत सारी सेल से उनका बॉडी बना है, ठीक है? तो ऐसे दो टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलर जैसे उसमें अमीबा आ सकता है, पैरामीशियम, देन बैक्टीरिया एंड अदर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक. देन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें आएंगे आपके प्लांट्स, एनिमल्स, इवन सर्टन फंगाई, ठीक है, फंगाई भी इसी में आएंगे. तो ये क्या है, इनकी बॉडी जो है is made up of different or you can say many type of cells, ठीक है, अलग अलग टाइप की सेल्स होती है और बहुत सारी सेल्स होती है, ठीक है, राइट? तो ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखो तो उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है. देयर विल बी टिश्यूज, सेल से टिश्यू फॉर्म होंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम, राइट? इस तरीके से उनका ऑर्गेनिज्म होगा मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल है, सारा जो फंक्शन है वो सारा एक ही सेल परफॉर्म करती है, रेस्पिरेशन भी वही करेगी, डाइजेशन भी वही करेगी, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, सब कुछ कौन करने वाला है, एक ही सेल करेगा, ठीक है. तो इस तरीके से दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं, राइट? इवन इफ यू ऑब्जर्व हमारी बॉडी की कुछ सेल्स अगर आप निकालो तो भी आपको दिखेगा देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल्स, ठीक है, अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की आपको सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है. तो इट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है. अगर आप देखो, राइट, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की सेल्स, शेप की सेल्स दिख रही है. व्हाइट ब्लड सेल आपको कैसी दिखती है, अमीबा जैसी दिखेगी, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप. अगर आरबीसी की बात करो, आरबीसी आपको कैसे दिखेगी, शेप तो उनका सर्कुलर है, डिस्क शेप है, बट दे आर बाय कॉन्केव, ठीक है, राइट, दोनों साइड से क्या रहेगा, कॉन्केव सरफेस. बोन सेल्स का स्ट्रक्चर देखो अलग दिखेगा आपको. न्यूरॉन्स देखो लंबी इलोंगेटेड सेल्स दिखेगी, राइट. देन इफ यू टॉक अबाउट इंटेस्टिनल सेल्स, राइट, कॉलम लाइक सेल्स है, बड़ी बड़ी सेल्स, ठीक है, कुछ ऐसा. देन ओवियम या एग का स्ट्रक्चर देखो सर्कुलर दिखेगा आपको, ठीक है. स्पर्म की बात करो तो इट हैज अ फ्लैजेला, ठीक है, मूव करने के लिए. तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल्स, ठीक है, राइट. तो ये सारे आपको डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस देखने को मिलते हैं, राइट. ऑल राइट, देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. एक तो हमने देखा देर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अगर बात करो तो वी हैव मेजरली टू टाइप्स ऑफ सेल्स.
प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। सिंपली अगर हम डिफरेंस देखेंगे, उतना ज्यादा डिटेल में थ्योरी में नहीं जाएंगे, सिंपली हम डिफरेंस देखेंगे क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इतने पॉइंट लिख के आओगे तो फुल मार्क मिलेंगे। ऑब्वियसली डायग्राम भी आपको निकालनी है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, ठीक है, जितने मार्क्स के लिए पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, मीनिंग समझ लो पहले। प्रोकैरियोट मींस प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरी ऑन, ठीक है, ये जो वर्ड है हम किसके लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का है, पुराने टाइप का है, ठीक है, जो पहले सेल्स बनी थी या फिर जो पहले सेल्स फॉर्म हुई थी, ठीक है, सबसे पुरानी अर्थ पे सबसे पहली जो सेल फॉर्म हुई उनमें ये इस टाइप का यू कैन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और उनमें पुराना टाइप का प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा इन शॉर्ट। यूकैरियोट्स में क्या होगा, यू मीन्स ट्रू, कैरी ऑन अगेन न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स में क्या होगा, इट इज ट्रू न्यूक्लियस, दे कंसिस्ट ऑफ ट्रू न्यूक्लियस या फिर मॉडर्न न्यूक्लियस, ठीक है। तो फर्दर अगर आप डिफरेंसेस देखो इनमें, तो जो प्रोकैरियोट्स है दे आर जनरली यूनिसेल्युलर, जैसे इसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ठीक है, तो दे आर यूनिसेलुलर। यूकैरियोट्स कैसे होंगे, दे कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, बट मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। देन प्रोकैरियोट में अगर आप देखो तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में कि उनका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का है, मतलब पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वेराज यूकैरियोट्स में देखोगे तो दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब क्या है इसका, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी, ठीक है, न्यूक्लियस इज विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल या फिर पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब क्या हुआ, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द न्यूक्लियस इज एब्सेंट। देन न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में, ठीक है, आपने अगर आगे हम वैसे डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, उसमें आपको दिखता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप कैसे निकालते हो, ठीक है, कुछ ऐसा सेल बनाओगे आप, राइट, अंदर कुछ ऐसा सॉलिड सा स्ट्रक्चर दिखाते हो, दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोलस। क्या है ये, न्यूक्लियोलस। और ये बाहर जो दिख रही है आपको हालांकि दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी आपको, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, दे डू नॉट कंसिस्ट दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल्सो न्यूक्लियोलस भी क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में दोनों चीजें प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। अगेन प्रोकैरियोट्स में आपको जो ऑर्गेनलीज है, ठीक है, सेल ऑर्गेनलीज जिनको हम बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, देन देयर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज वगैरह, ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहेंगे। प्रोकैरियोट्स में ओनली राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वेराज यूकैरियोट में आपको सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट मिलेंगे, देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, प्लास्टिड्स में मिलेंगे इफ इट इज प्लांट, ठीक है, राइबोसोम्स ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेंगे। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स है सेल ऑर्गेनल, ये यूकैरियोट में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट मिलेंगे। देन एग्जांपल्स अगर देखो प्रोकैरियोट के, तो इट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इवन सर्टन ब्लू ग्रीन एल्गे, इट इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया, ऑल्दो इट इज अल्गे, यहाँ पर अल्गे लिखा है फिर भी ये बैक्टीरिया, आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। वेराज यूकैरियोट में देखोगे तो फंगाई हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे किससे बने हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला इसमें, प्रोकैरियोटिक, दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। देखो डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आपको इधर ही दिख जाएगा, ठीक है। इवन फर्दर प्रोकैरियोटिक सेल में तो फर्दर देयर आर नो टू टाइप्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल देयर आर फर्दर टू टाइप्स ऑफ सेल, एक है एनिमल सेल, दूसरा है प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, चलो डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। हाँ, तो ये रहा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंस। प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में भी डिफरेंस दिखेंगे, दोनों यूकैरियोटिक है, बोथ ऑफ देम आर यूकैरियोटिक। तो
प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसमें डायग्राम भी इंपॉर्टेंट रहेगी, इफ आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, या फिर ज्यादा मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया, तो वहां पर छोटी सी डायग्राम भी आप बना सकते हो दोनों सेल्स की। तो प्लांट सेल का अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या होता है, इन द एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल की बात करो तो दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, ठीक है। वेर एज प्लांट सेल में एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल मतलब अभी मैं बताती हूँ आपको कि जैसे यू हैव अ सेल, ठीक है, हम यहाँ पर ऐसी कुछ बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर या यू कैन से मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अब दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बट एनिमल्स में ये एब्सेंट रहेगी। एनिमल सेल में दिस विल बी एब्सेंट। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस यू कैन सी। ओके, सो ये डिफरेंस हुआ एक बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, विच इज द आउटर मोस्ट टू द ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहेगा। देन वैक्यूल देखो, सेल के स्ट्रक्चर में वैक्यूल देखो, ये मैं हटा देती हूँ और पिछले पेज पे चलती हूँ। ये यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज द प्लांट सेल, ये जो दिख रहा है आपको येलो स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली अ वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जो भी लिक्विड या फिर सॉलिड फूड पार्टिकल्स है उनका स्टोरेज किया जाता है। एनिमल सेल में आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है क्या? हालांकि एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट बहुत छोटे और कम नंबर में होंगे। whereas in the animal cell you whereas in the plant cell you will see this vacuole is very large. It is almost, you can see, it is accommodating or it is taking a large space, ठीक है, लार्ज एरिया। तो ये एक डिफरेंस आपको दिखता है। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि वैक्यूल इन प्लांट सेल इज लार्ज एंड सेंट्रली प्लेस्ड। इट इज यू कैन से ऑक्यूपाइंग अ लार्ज एरिया, ठीक है। एनिमल सेल में आप लिख सकते हो कि वैक्यूल्स आर, यू कैन से, स्मॉलर इन साइज एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर ओनली। प्लांट सेल में वैक्यूल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ओनली। एनिमल सेल में इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल यू कैन से साइज में होंगे। नाउ प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, ठीक है। प्लास्टिड is present only in the plant cell. The chloroplast have chlorophyll as well. इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करने का। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट ही करते हैं, तो प्लांट में ही प्रेजेंट होगा। एनिमल करते हैं क्या फोटोसिंथेसिस? नहीं। तो एनिमल सेल में दिस प्लास्टिड्स विल बी एब्सेंट। वेराज प्लांट सेल में अगर बात करो तो लाइसोसोम्स वगैरह क्या रहेंगे, एब्सेंट रहते हैं। बट एनिमल सेल में यू विल फाइंड लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर अगेन बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। एंड दीज कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। देन प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है इट इज वेरी थिन एंड जनरली कहा रहेगा पेरीफेरी में पुश किया जाता है ड्यू टू द वैक्यूल, है ना। हमने देखा था प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, तो ये वैक्यूल क्या करता है, इट विल पुश द साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब सेंटर से दूर। देन एनिमल सेल में देखो साइटोप्लाज्म थिक होता है, डेंस होता है, इवन देर आर ग्रेन्यूल्स, राइट, एंड it is uniformly spread throughout the cell because vacuoles छोटे छोटे साइज में, they will not push the cytoplasm towards periphery वगैरह, ठीक है। so they are, the cytoplasm is uniformly distributed, ठीक है, in the cell. so these all are the important points that you can write as a difference between animal cell and the plant cell. इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, remember this. next, अब देखो प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल दोनों का एक्चुअली अगर आप देखो तो देयर इज अ फंक्शन। सेल से अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स एंटर कर सकते हैं, सेल से बाहर भी कुछ मॉलिक्यूल्स एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या है इस बात का, अगर आप देखो कि ये सेल है, दिस इज अ सेल, इस सेल से बाहर
सपोज यहाँ पर ग्लूकोज बैठा हुआ है, देयर इज अ ग्लूकोज, राइट, और सेल के अंदर भी कुछ ग्लूकोज है, ठीक है। बट इफ यू सी, सेल के बाहर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, ग्लूकोज ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है, सेल के बाहर। तो क्या होगा, सिंपली फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब बाहर से ग्लूकोज एंटर कहाँ करेगा, सेल के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आप ऐसे भी कर सकते हो, सेल के अंदर कुछ मटेरियल प्रेजेंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, वही सेल के बाहर बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, मतलब सेल के अंदर से जो भी मटेरियल है वो कहा ट्रैवल करेंगे या फिर ट्रांसपोर्ट होंगे टूवर्ड्स आउटसाइड, ठीक है। तो इनकी मूवमेंट कहाँ होगी, सेल से बाहर। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ओके, तो सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इवन ऑक्सीजन गैस वगैरह, राइट, तो ये सारे गैसेस वगैरह जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली। तो इनका जो मूवमेंट है या कैसे इनका जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, सेल के अंदर, सेल के बाहर, ऑक्सीजन सेल के अंदर कैसे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर कैसे रिमूव होता है, ये सारा जो प्रोसेस है इट इज एक्चुअली बाय डिफ्यूजन, ठीक है। सेल के अंदर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना, सेल ने क्या किया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सेल से बाहर मूव करेगा। वेराज इफ सेल के बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कहाँ आना चाहिए, सेल के अंदर आना चाहिए, तो हाई टू लो ऑक्सीजन की मूवमेंट होगी। सो दिस इज हाउ दिस डिफ्यूजन हैपेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इवन जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जो भी न्यूट्रिएंट, जैसे ग्लूकोज का मैंने एग्जांपल दिया, ग्लूकोज भी एक न्यूट्रिएंट है, वो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। इवन अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड भी जब हम फूड खाते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो उससे अमीनो एसिड बनेंगे। तो अमीनो एसिड सेल के अंदर एंटर कैसे करते हैं, अगेन बाय द डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो दिस इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दीज टू आर द, you can say, ways, or you can say these are the methods by which molecules transport in and out of the cell, right? So there are different mechanism. यहाँ पर osmosis में क्या होता है, osmosis में there will be movement of water molecules या फिर solvents, ठीक है, लिक्विड वगैरह की। तो इसमें क्या होगा, सिंपली डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, सिंपली हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रही थी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जो भी सॉलिड वगैरह मॉलिक्यूल्स है उनकी। यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगेन देर इज अगेन अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट वाटर मॉलिक्यूल या यू कैन से सॉल्वेंट या फिर फ्लूइड फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसी को हम बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मीनिंग क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। या फिर अगर ऐसा बात आता है, ठीक है, या फिर कभी ऐसा लिखा हो, टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अपोजिट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये मीनिंग समझ लेना क्या है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट हो रही है दैट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो इसी को हम बोलते हैं अलोंग या फिर टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर मूवमेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन हो रही उल्टा, तो उसमें क्या होगा, वी विल कॉल इट एज अपोजिट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट, डन। तो इसी तरीके से आपने फॉर एग्जाम्पल रेजिन है, ठीक है, मनुका, आप पानी में रखते हो उसको, क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद या फिर ओवरनाइट अगर आप रखोगे तो आपको दिखेगा इन द मॉर्निंग इट विल बी, ठीक है, स्वेल हुआ वो दिखेगा आपको, स्वेलन होगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि बाहर का जो पानी है वो सेल में या फिर मनुका की जो सेल है उसमें एंटर कर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो स्वेल हो गई, राइट। इसी को एक्चुअली हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। दिस इज एक्चुअली द ऑस्मोसिस। अब अगर आप सेल को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में रखते हो, सॉरी, सेल को अलग अलग सॉल्यूशन में रखोगे विच हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, तो सेल का क्या होगा, ठीक है, वो देखिए।
तो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक हो सकता है हाइपोटोनिक, दूसरा आइसोटोनिक एंड तीसरा हाइपरटोनिक। दीज आर 3 डिफरेंट सॉल्यूशन। काम करो, एक बीकर लो, ठीक है, तीनों में क्या करो, सॉल्यूशन बनाओ। सिंपली आप क्या कर सकते हो, वाटर ले लो, उसमें शुगर मिक्स करो, ठीक है। एक में क्या किया, बहुत ज्यादा शुगर, वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा शुगर आपने क्या किया, डिसॉल्व किया। दूसरे सॉल्यूशन में शुगर कम, वाटर ज्यादा। आइसोटोनिक में आप इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ, ठीक है, वाटर एज वेल एज ये जो भी शुगर है उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स लेस, टोनिसिटी हम किसके लिए कंसिडर करते हैं, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट मतलब यहाँ पर शुगर है आपका, सॉल्यूट सॉल्वेंट सबको पता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जब इस सॉल्यूशन में आप सेल को डालोगे, ठीक है, सपोज आपने आरबीसी ले ली और एक आरबीसी को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, दूसरे आरबीसी को आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरी आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा एंड थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया। तो क्या होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन, चलो आप पहले समझ लो, फिर उसमें उसके बाद हम देखेंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। तो इसमें क्या होगा, सेल के अंदर, इफ यू कंपेयर द एनवायरमेंट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, तो सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, वेयर एज सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर ज्यादा है एंड क्या हुआ, सॉल्वेंट कम है। मैंने उल्टा बोल दिया क्या, वेट, सेल के अंदर आरबीसी के अंदर क्या हुआ है, वाटर कम है, सॉलिड ज्यादा है, ठीक है, यही बोला था आई गेस। एंड बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, वाटर ज्यादा है एंड सॉलिड कम है। तो ऑब्वियसली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी के बाहर ज्यादा है ना, तो बाहर से मतलब सॉल्यूशन से जो वाटर है वो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में मूव कर जाए, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो सॉल्यूशन या वाटर कहाँ एंटर कर जाएगा, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी, जिसकी वजह से आरबीसी क्या हो गई, स्वेल हो गई, फूल गई, ठीक है। अगर ज्यादा देर आप रखोगे तो कुछ देर बाद आपको दिखेगा आरबीसी बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, इट कैन बर्स्ट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पानी एंटर कर गया ना, राइट। अगर बलून है, बलून में आप एक्सेस हवा भर देते हो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो बर्स्ट ही होने वाला है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, आरबीसी के अंदर का एनवायरमेंट एज वेल एज सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों कैसे है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होगा, अब देखो देर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है, वाटर अंदर भी जा रहा है, आरबीसी से बाहर भी आ रहा है, बट अगर नेट टोटल आप चार्ज या फिर यू कैन से टोटल मूवमेंट अगर कंसिडर करो ऑफ वाटर, तो इट विल बी जीरो। तो यहाँ पर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन विल बी जीरो, जिसके वजह से आप देखोगे कि जो आरबीसी है, आरबीसी के सेल में या साइज में सॉरी कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी एज इट इज। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो हाइपर मींस एक्सेस, टोनिसिटी अगेन सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर कम सॉल्यूट ज्यादा। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में या फिर ऐसे सॉल्यूशन में क्या होगा, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर जो भी वाटर है वो कहा मूव करेगा, आउटसाइड, द वाटर विल मूव आउटसाइड इनटू द सॉल्यूशन, जिसके वजह से क्या होगा, क्योंकि आरबीसी में वाटर ज्यादा था, सॉल्यूट कम था, ठीक है, एंड बाहर का एनवायरमेंट में क्या है, सॉलिड ज्यादा है, वाटर कम है, उल्टा कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी का वाटर सेल से बाहर मूव करेगा इनटू द सॉल्यूशन। अब क्या दिखेगा आपको, आरबीसी में जो वाटर था वो बाहर निकल गया, तो आरबीसी विल गेट श्रंकन, श्रिंक हो जाएगी, इट विल श्रिंक, जिसके वजह से आपको क्या दिखता है, आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगेन एग्जाम्पल लो आप आपके रेजिन का, ठीक है, या फिर ग्रेप है ना, ग्रेप्स को आप सन ड्राई करो, जिससे क्या हो जाएगा, जो भी वाटर है वो रिमूव हो जाएगा, एंड फिर आपको थोड़ी देर बाद या फिर कुछ एक दिन रख लोगे, उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वो जो सेल या फिर ये जो ग्रेप है वो क्या हो जाएगा, बिकॉज श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, सूख जाएगा, दैट मीन्स वाटर क्या हो चुका है, उसका रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, राइट। सो दीज आर 3 डिफरेंट सॉल्यूशन। इस पे क्वेश्चन आता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रखेगे तो क्या होगा, आइसोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा। तो ये 3 और सॉल्यूशन आपको याद रखने हैं। हाइपोटोनिक में क्या होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वेयर एज
सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, हाइपो लेस। ठीक है, याद कैसे रखोगे, हाइपोटोनिक मतलब ये सॉल्यूट के अकॉर्डिंग बोला गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हाइपो मीन्स लेस, लेस सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, हाइपर मीन्स ज्यादा। ठीक है, हाई, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, आइसो मीन्स इक्वल। ठीक है, लाइक दैट। ओके, तो अब सेल का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, उसमें ऑब्वियसली बाहर से अंदर जाएंगे तो सारी सेल में आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल फ्रॉम द कंटेंट आउटसाइड द सेल। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट है या फिर सेल के बाहर जो भी कंटेंट या फिर एनवायरमेंट है, उससे सेल के अंदर के एनवायरमेंट को सेपरेट करने का काम कौन करता है, दिस मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, यू कैन से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मींस इट विल अलाउ द एंट्री ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स ओनली, जिनकी साइज कम है या फिर यू कैन से यू नो जो साइज कम है या फिर जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को क्या करने देगी, वो सेल के अंदर एंड बाहर एंटर एग्जिट करने देगी, अदरवाइज जो बड़ी साइज वाले मॉलिक्यूल है उनको वो एंटर नहीं करने देती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इट विल सिलेक्ट कि कौन से मॉलिक्यूल को अंदर आने देना है। ऑल्सो इट विल प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स, जिसके वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। किससे बनी होती है, रिमेंबर दिस, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, आगे हम देखेंगे, देखो ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दीज आर लिपिड्स। लिपिड बाय लेयर होती है, दो, बाय मीन्स टू, टू लेयर्स ऑफ लिपिड, ये ऊपर वाली एक लेयर, नीचे वाली एक लेयर। यहाँ पर आपको पिंक कलर में कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट प्रोटीन। ठीक है, तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इवन यहाँ पर आपको दिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, ग्लूकोज वगैरह, जो किससे अटैच है, प्रोटीन से अटैच है। यहाँ पर प्रोटीन है, इस प्रोटीन से अटैच क्या दिखेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर मॉलिक्यूल्स, जिनको अब कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको फॉर दिस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फॉर दिस प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन को बोलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स है, इवन प्रोटीन जो दिख रहे हैं आपको, ये दो टाइप के हैं। एक दिखेंगे आपको ऐसे जो दोनों मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से एम्बेडेड इन बोथ द मेम्ब्रेन। कुछ आपको दिखते हैं बस ऊपर ऊपर से, एक लेयर में, इस लेयर में कुछ प्रोटीन दिखेंगे, नीचे वाली लेयर में कुछ प्रोटीन दिखेंगे। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, दो टाइप के प्रोटीन यहाँ देखने को मिलते हैं। Okay, so this is how your plasma membrane look like. लिपिड बाइलेयर, इवन प्रोटीन से बने हुए हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी दिखेंगे आपको जो कि अटैच्ड है विद द प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? यू कैन सी इट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज लिपिड है एंड प्रोटीन है। ठीक है, सो दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसके वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड इसी फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से अगर आप देखो अमीबा वगैरह जो होते हैं, दे कैन फॉर्म सीडोपोडिया। अमीबा की स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ठीक है, इरेगुलर होता है, इट कैन चेंज इट शेप। ये किस वजह से हो रहा है, इट इज ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी वजह से क्या हो सकता है, इट कैन टेक इट्स न्यूट्रिशन ऑल्सो। वो क्या कर लेता है, हाउ द अमीबा टेक इट्स न्यूट्रिशन, कैसे करता है वो काम, जो भी फूड पार्टिकल है उसको क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी फ्लेक्सिबल है, इट कैन चेंज द शेप। ये किस वजह से है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि इट इज फ्लेक्सिबल, राइट। तो इस तरीके से अमीबा अपना फूड एक्वायर भी कर लेता है। व्हाट आर अदर फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एक तो हमने देख लिया सिलेक्टिवली परमिएबल होता है कि, है ना, इवन इट हेल्प्स इन द एंगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स टू द अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑल्सो और क्या फंक्शंस हो सकते हैं, राइट, एक तो देख लिया, दिस इज डन। इवन इट विल प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेल। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन आएगा इसका। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने देख लिया। नेक्स्ट, दैट इज सेल वॉल। सेल के स्ट्रक्चर में दूसरा मेम्ब्रेन आप देख सकते हो, दैट इज सेल वॉल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हर एक सेल में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, तो इट इज यूनिवर्सल, सारी सेल में दिखेगी, बट सेल वॉल
आपको कुछ सेल में ही दिखेगी, जैसे एनिमल सेल में इट इज एब्सेंट, ठीक है। देन बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल मिलती है देखने को, फंगाई में मिलती है, इवन प्लांट्स में भी मिलती है, ठीक है। ऑब्वियसली प्लांट में भी सेल वॉल मिलेगी। तो सभी सेल में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, कुछ सेल्स में ही दिखेगी। दैट्स वाई इट इज नॉट अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर ऑल द सेल्स, ठीक है। चलो, तो सेल वॉल कैसा है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज रिजिड कवरिंग, फ्लेक्सिबल नहीं है या फिर सॉफ्ट नहीं है, इट इज रिजिड कवरिंग। दैट्स वाई ये क्या करता है, प्लांट वगैरह की जो सेल है, ठीक है, ऑब्वियसली प्लांट्स आर एक्सपोज टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, लाइट है, ठीक है, सनरेज है, देन हेवी रेनफॉल है, जो भी विंड विंड वगैरह है, उन सारी कंडीशंस को कोप अप करना है उनको, ना। तो सेल के अंदर जो भी एनवायरमेंट है या फिर जो भी साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनल्स है, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कैसी है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, उतना स्ट्रॉन्ग या रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसकी वजह से ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखोगे तो आपकी जो सेल है उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है वो प्रोटेक्ट हो पाएंगे क्या? नहीं। तो इसलिए प्लांट वगैरह में, इवन फंगाई में, बैक्टीरिया में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से फर्दर एक और वॉल होती है या फिर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। नाउ सेल वॉल इज, इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। किससे बना होता है? प्लांट की बात करो तो इन द प्लांट द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देन फंगाई में अगर बात करो तो काइटिन से बना हुआ होता है। इफ यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये कॉम्पोजिशन जो है सेल वॉल का, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। प्लांट में याद रखना है आपको, सेल्यूलोज से बना हुआ है, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ोगे। देन प्लाज्मोलाइसिस हमें पढ़ना है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? नाउ व्हेन अ लिविंग सेल और लिविंग प्लांट सेल, ये प्लांट सेल वगैरह में ज्यादा देखने को, प्लांट सेल लूजेस अ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अगर प्लांट सेल से वाटर निकल गया तो क्या हो जाएगा? सेल ऑब्वियसली क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, कंटेंट है, वो सारे क्या हो जाएंगे? देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, जिसकी वजह से क्या होगा? सभी जो कंपोनेंट्स है सेल के, वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। अगेन, प्लांट सेल में से वाटर निकाल दो बाय ऑस्मोसिस, तो सेल के अंदर का जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल गेट कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। नाउ सेल ऑर्गेनेलिज हम डिस्कस करेंगे, दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन वी डिस्कस सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट, सेल के अंदर जब एंटर करोगे आप, तो यू विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में जो भी चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, वी हैव ब्रेन, वैसे सेल में अगर बात करो माइक्रो लेवल पे, तो द सेल हैज अ न्यूक्लियस एज इट्स ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? इट इज अ ब्रेन ऑफ द सेल एंड इट विल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कब करना है, ठीक है, कितना प्रोटीन फॉर्म होना है, कब काम रुकाना है, वो सारी चीजें न्यूक्लियस करेगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कैसा दिखता है? न्यूक्लियस कैसा दिखता है? इट इज अगेन अ डबल मेम्ब्रेन, इट हैज अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, ठीक है। देयर इज अ डबल मेम्ब्रेन और डबल लेयर्ड कवरिंग विच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल की जो कवरिंग है उसको हमने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियस की जो दो कवरिंग्स है या फिर डबल लेयर कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख सकते हो, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। आगे मैं डायग्राम शो करूंगी। इट इज नॉट कंटिन्यूअस, बीच बीच में आपको क्या दिखते हैं? पोर्स दिखते हैं। ये देखो, यहाँ पर दिख रहा है देयर इज ओपनिंग, यहाँ पर भी आपको ओपनिंग दिखेगी, हियर ऑल्सो दिस इज न्यूक्लियर पोर। अंदर देखो, यहाँ पर एक डेंस स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, दिस इज न्यूक्लियोलस। बाकी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, दीज आर ऑल क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर्स इज बेसिकली योर डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो इनसे बने हुए स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। ये सब क्या है? दिस इज योर न्यूक्लियस।
यहाँ पर आपको दिखता है डबल लेयर्ड, ठीक है, अंदर वाली एक लेयर दिखेगी, बाहर वाली एक लेयर मेम्ब्रेन दिखेगी। तो डबल मेम्ब्रेन आपको क्या दिखती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, दीज आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस इज हाउ योर न्यूक्लियस लुक लाइक। अंदर क्या होगा आपका डीएनए देन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस सॉरी। तो दिस इज हाउ योर न्यूक्लियस लुक लाइक। नाउ सेल के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखता है डीएनए। अब डीएनए आपका इतना लंबा है, ठीक है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग डीएनए। तो इसको आप ऐसे ही नहीं रख सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फोल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू फोल्ड इट प्रॉपरली। अगर आप देखो कबर्ड में, आपके कबर्ड में आपने बस कपड़े लाए और जैसे हाँ ऐसे ही घुसा दिए, तो क्या हो जाएगा, हम्म, थोड़े ही कपड़े थे, फिर भी वो अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, जो भी आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में ये जो डीएनए वगैरह है, इसको प्रॉपर क्या किया जाता है, फोल्ड करके स्टोर किया जाता है, ताकि जगह कम बचे, जगह कम लगे, ठीक है, कम से कम जगह में वो अकोमोडेट हो पाए, क्योंकि सेल तो छोटा सा स्ट्रक्चर है, आपका डीएनए भी बड़ा है, ठीक है, सेल तो आपका माइक्रोमीटर में है, बट योर डीएनए यू कैन सी इज इन मीटर्स, 2.2 मीटर। तो इतने बड़े डीएनए को स्टोर करने के लिए हमें उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम कैसे रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, राइट। और इसी क्रोमोसोम, ऑब्वियसली क्रोमोसोम किससे बना है, आपके डीएनए से बना है। और डीएनए में क्या होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल यू कैन से पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन। और इसी जीन से क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। जीन से आरएनए बनेंगे, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, उन्हीं प्रोटीन के वजह से जो भी आपके फीचर्स है, कैरेक्टर्स है, वो दिखते हैं, राइट। तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, जो आप में कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं आपके मदर से भी आया है, फादर से भी आया है, मतलब आपके पेरेंट्स से आया है, ओके। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स है वो किस वजह से, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ जीन, राइट। तो जब एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज होगा, डीएनए दोनों का मिक्स होगा, दैट मीन्स मदर का भी डीएनए, फादर का भी डीएनए जब मिक्स होगा, तो कुछ जीन मदर से आए हैं, कुछ फादर से आए हैं आप में, जिसकी वजह से आप में मिक्स कैरेक्टर्स दिखते हैं, राइट। तो ये जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर का, जीन का, इट इज बेसिकली ड्यू टू द डीएनए, मतलब जो जीन जा रहे हैं उनकी वजह से। और ये जो जीन है कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली इन द क्रोमोसोम, इन द फोल्डेड फॉर्म, डीएनए के फॉर्म में, ठीक है, राइट। डीएनए का लॉन्ग फॉर्म आपको पूछा जा सकता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, रिमेंबर दैट, राइट। ये जो क्रोमोसोम्स है ये बने होते हैं डीएनए से, एज वेल एज देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स जो डीएनए को क्या करते हैं, फोल्ड करके बाइंड करते हैं, ठीक है। तो डीएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ आपका ये क्रोमोसोम दिखेगा। डीएनए में क्या होता है, इट हैज यू कैन से पार्ट्स, ठीक है, यू कैन से फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए, और यू कैन से फंक्शनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द डीएनए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन, उनको हम जीन बोलते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल भी होगा, राइट। यहाँ पर जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए की, उसी को हमने जीन्स बोला है। जीन की डेफिनेशन याद रखना है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच विल फॉर्म आरएनए, उससे प्रोटीन फॉर्म होगा, तो दैट मीन्स दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, जीन्स, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शनल सेगमेंट्स है। देन यहाँ पर जो नॉन डिवाइडिंग सेल है, मतलब जो सेल अभी डिवाइड नहीं कर रही है, उसमें डीएनए जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मतलब ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, फैला हुआ। बट जब सेल को डिवाइड करना है तो क्या होगा, क्रोमैटिन जो है वो फिर कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है, एंड इट टेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर जो मैंने दिखाया था ना, ये सारा क्या है, क्रोमैटिन है। यहाँ पर आपको दिखता है ये डॉट 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 या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये डीएनए का पार्ट है। ये गोल गोल बीच में छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं, दीज आर प्रोटीन्स। तो डीएनए प्लस प्रोटीन जो है, दिस इज नथिंग बट योर क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। Now whenever the cell is about to divide, ये chromatin material क्या करता है, it organized और condensed in the form of chromosome to perform cell division, ठीक है। आगे cell division भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, function of chromosome, right। Then what are the functions of nucleus? Nucleus क्या है,
जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इट इज अ ब्रेन ऑफ द सेल एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन एज वेल। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। ये कहाँ दिखेगा आपको जनरली? इट विल बी ऑब्जर्व्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन, या फिर रिप्रोडक्शन कहाँ दिखेगा आपको? न्यूक्लियस से। इट विल बी सीन इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह डिवाइड करते हैं या अमीबा डिवाइड करता है। सिंपली एक मदर सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो वहां पर ये आपको न्यूक्लियस का रोल दिखेगा। इट ऑल्सो प्लेज क्रूशियल पार्ट अलोंग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। जो भी chemical activities है सेल की, मतलब कौन सा प्रोटीन फॉर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, all that is dependent in the on the nucleus because it is a brain। इसी में तो डीएनए होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहेंगे न्यूक्लियस के। देन व्हाट इज न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड याद रखना है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या होता है? जैसे हमने बात करी थी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने एक चीज बोली थी कि उनमें प्रोकैरियोट जो है, उनकी सेल में आपको प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखता है, मतलब न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट? तो जो भी न्यूक्लियर कंटेंट है या फिर जो भी डीएनए वगैरह है, दैट इज यू नो इन द साइटोप्लाज्म, वो ऐसे ही फैला हुआ है साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर अगर आप देखो, I'll make a diagram of the cell, prokaryotic cell। Suppose this is your prokaryotic cell। यहां पर क्या होगा? जिस रीजन में ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इन द प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया वगैरह, न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये ऑलरेडी हमने देख लिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। ठीक है, जनरली तो डीएनए होता है, समटाइम्स आरएनए कैन बी देयर, बट डीएनए। ठीक है, जो भी डीएनए आरएनए है, दे विल बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसी पार्ट को और इसी रीजन को जहां पर ये डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर कंटेंट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड मतलब इट इज द रीजन इन द प्रोकैरियोटिक सेल वेयर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज प्रेजेंट, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एज सच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो पुअरली डेवलप न्यूक्लियस है, राइट? देन साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर अगर आप देखोगे, जो फ्लूइड या लिक्विड कंपोनेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा? वाटर वगैरह होगा, देन देयर विल बी सर्टेन आयन सस्पेंडेड इन द वाटर। ठीक है, देन म्यूकस। तो ये सारी जो चीज है बेसिकली फ्लूइड कंपोनेंट हो गया ये, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स है, दे विल बी सस्पेंडेड and each of these organelle perform a specific function of the cell। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनल्स क्या करते हैं? दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस में काम करेगा, एंड देयर आर डिफरेंट अदर ऑर्गेनल्स, उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स है, दे विल बी सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म विच इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। नाउ फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म? यहां पर साइटोप्लाज्म क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ मीडियम सो दैट सेल ऑर्गेनल्स कैन बी सस्पेंडेड इन दैट। ऑल्सो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ कंपोनेंट गोल्गी की तरफ जाएंगे पैकेजिंग वगैरह के लिए, तो उस टाइम पे जो भी कंपोनेंट्स वगैरह प्रोटीन फॉर्म हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सारे साइटोप्लाज्म थ्रू ही कहा जाएंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे। इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन वगैरह। ये सारे आफ्टर एब्जॉर्प्शन कहाँ स्टोर किए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह। देन यहाँ पर कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज भी कैरी आउट होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें, इवन प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी यहीं पे होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज या मेटाबॉलिक
यू कैन से एक्टिविटीज कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में ही होती है. सो इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके. अनदर सेल ऑर्गेनल वी हैव इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फंक्शन याद रखने हैं सभी सेल ऑर्गेनल के. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन इट इज अ स्ट्रक्चर. अगर आप देखो तो आगे मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी. वैसे चलो डायग्राम ही देख लेते हैं. ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही लग के आपको यहाँ पर दिखेगा. दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी से अटैच रहेगा ये. ठीक है. तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है. राइट. अब यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ ऐसे डॉट डॉट भी दिख रहे हैं येलो कलर के. दीज आर नथिंग बट राइबोसोम्स. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ दिस राइबोसोम्स. अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑब्वियसली ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत है नहीं. रफ मतलब क्या होगा? टेक्सचर, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है. स्मूथ मतलब राइबोसोम्स एब्सेंट है. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है. इवन इनके फंक्शन भी आगे मैं बताऊंगी तो वो भी आपको याद रखने हैं. ठीक है. तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें ट्यूब्यूल्स होंगे. ठीक है. या फिर ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. ठीक है. ऑल्सो देर आर वेसिकल्स. स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो कैसे बनता है, ये जो दिख रहा है आपको, दीज आर नथिंग बट द ट्यूब्यूल्स. ठीक है. ऐसे ट्यूब्यूल्स होंगे छोटे छोटे. इवन देयर विल बी वेसिकल्स ऑल्सो. ठीक है. सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, वेसिकल वगैरह. तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इन सब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ होगा. ट्यूब्यूल्स है. ठीक है. लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एज वेल एज बैग लाइक वेसिकल्स. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है इट इज बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब ये भी लिपिड बाइलेयर से बनी है एज वेल एज प्रोटीन से बनी है. ठीक है. सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स ऑब्वियसली. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे दो टाइप के. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है लिपिड सिंथेसिस का. लिपिड हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, उनका सिंथेसिस कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये याद रखना है. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल वी हैव इज गोल्गी apparatus. ठीक है. कैमिलियो गोल्गी, इन्होंने उसको क्या किया था? डिस्कवर किया था. नाउ गोल्गी apparatus जो है कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. इसमें क्या होगा? इसमें भी आपको दिखेंगे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ वेसिकल्स होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर. राइट. एंड दीज बेसिकली जो ट्यूब्यूल्स है दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ पर देखो, ये जो है सिस्टर ने इनको बोला जाता है बेसिकली, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स. तो दीज आर अरेंज्ड पैरेलली. ठीक है. इस तरीके से इस साइड रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. ये सेल है. देखो सेल में ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अटैच रहेगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर आपको दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही आपको दिखेगा द गोल्गी apparatus. ठीक है. ये रहा. तो गोल्गी apparatus क्या करता है? देखो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन वगैरह फॉर्म हुए हैं उनको पैकेजिंग करने का, पैक करने का काम एंड सेल के अलग अलग पार्ट्स में या फिर सेल से बाहर भेजने का काम कौन करता है? यही गोल्गी apparatus. ठीक है. तो जो साइट गोल्गी apparatus की जो साइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस साइट. दिस इज कॉल्ड सिस साइट विच इज टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके अपोजिट वाली साइट बोलेंगे हम ट्रांस साइट. द साइट इज कॉल्ड ट्रांस साइट. ठीक है. ऑलराइट. Now these membranes often have connections with the membranes of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ठीक है. तो यही याद रखना है कि जो गोल्गी apparatus की मेम्ब्रेन्स है या फिर गोल्गी apparatus है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. क्योंकि जो भी प्रोटीन फॉर्म होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ आने वाले हैं? इनटू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में इनका पैकेजिंग होगा. ठीक है. मॉडिफिकेशंस वगैरह होंगे एंड देन दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू इनटू द डिफरेंट साइट्स विद इन द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल. ठीक है. सो दिस इज हाउ गोल्गी apparatus वर्क्स. ठीक है. फंक्शन भी देखेंगे. जो भी मटेरियल सिंथेसाइज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनका पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, सब कुछ करने का काम कौन करेगा?
गोल्गी apparatus, ठीक है, आउटसाइड द सेल एज वेल एज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल विद इन द सेल। दूसरा फंक्शन इसका ये है, इट ऑल्सो स्टोर सर्टन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स है या फिर जो भी जैसे सिंथेसाइज हुआ है उसको स्टोर करने का काम करता है, उसको मॉडिफाई पैकेजिंग करने का काम गोल्गी एपरेटस करता है, ठीक है। देन इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी एपरेटस ओनली, ठीक है, जैसे ग्लूकोज वगैरह का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करना या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो भी कभी कभी गोल्गी बॉडीज में होगा, मतलब सिंपल कंपोनेंट को कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का काम गोल्गी बॉडी में होता है, राइट। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल वी हैव इज लाइसोसोम्स, राइट, पहले भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था इसके बारे में। लाइसोसोम्स ये कैसे है, बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बट इनमें क्या होते हैं, दे हैव सर्टन एंजाइम्स जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोल सकते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, दीज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ, यू कैन से, जो भी सेल के या फिर सेल है ना डाई हो गई, सेल की डेथ हो गई, तो सेल की डेथ के बाद जो भी कंपोनेंट्स वगैरह है, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने का काम, या फिर जो भी जर्म्स वगैरह है उनको भी ब्रेक डाउन करने का काम, डाइजेस्ट करने का काम समटाइम्स लाइसोसोम्स करते हैं। तो लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स, तभी तभी इनको क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, हाँ चलो आगे मैं बताती हूँ। दे ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटीरियल, ठीक है, जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने का भी काम करते हैं। ऑल्सो जो भी सेल ऑर्गेनल खराब हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो उनको भी क्लीन करने का काम लाइसोसोम्स करते हैं। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब देखो, हाँ मैं भूल गया आपको बताना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको कितनी मेम्ब्रेन दिखती है, यू विल फाइंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, वेरएज लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यू विल सी, राइट। लाइसोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया आगे पढ़ेंगे, वो भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। लाइसोसोम्स देखो, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे, नॉट डबल मेम्ब्रेन। देन मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन देखो सिंगल मेम्ब्रेन है, अंदर एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ये क्या करेंगे, दे विल डाइजेस्ट जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको, एज वेल एज सेल ऑर्गेनल हो गए, सेल के कुछ पार्ट्स हो गए जो डाइजेस्ट किए जाएंगे बाय दीज एंजाइम्स ओनली। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल वी हैव इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाते हैं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बहुत ज्यादा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। हाँ वन मोर थिंग, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स क्यों, क्योंकि जब भी कोई सेल में इन्फेक्शन हो चुका है या फिर सेल खराब यू कैन से हो चुकी है, उसका भी कुछ काम नहीं बचा है, तो लाइसोसोम उस केस में क्या करते हैं, दे विल बर्स्ट देमसेल्व्स, ये खुद क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। ये अगर बर्स्ट हो गए तो उनके अंदर जो भी एंजाइम्स है दे विल लीक आउटसाइड, ठीक है, वो भी बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से सेल के अंदर का सारा जो मटेरियल है वो एंजाइम थ्रू डाइजेस्ट किया जाएगा। ये जो एंजाइम्स है ना लाइसोसोम के अंदर, वो डाइजेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से इन्हीं को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, खुद बर्स्ट हो गए, ठीक है, तो सुसाइडल बैग इनको बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। अब माइटोकॉन्ड्रिया आर टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, टू मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी थी, बाहर से एक अंदर से एक, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन है, आउटर एज वेल एज इनर, राइट। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। एक तो एनर्जी तो यहाँ पर सिंथेसाइज होती है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज हुई है, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ एटीपी पूछा जा सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। पैसा, सेल का पैसा क्या है, कर एनर्जी है, जो भी मॉलिक्यूल्स को यू कैन से बनाना है या फिर जो भी चीज है उसके लिए क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना है, उसलिए करेंसी, पैसा कौन सा खर्चा किया जाता है, एटीपी, ठीक है, तो इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ऑल्सो जो भी एटीपी है यहाँ पर एक यू कैन से बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर करी जाती है, जो एनर्जी है बेसिकली इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड इन द एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो 3 फॉस्फेट होते हैं ये बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और दीज बॉन्ड्स आर एनर्जी रिच बॉन्ड। जब ये
फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी आपकी डेली एक्टिविटीज में यूज होगी, ठीक है, राइट। तो ये सारे फंक्शंस। इसके अलावा एक माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए आल्सो। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, खुद का अपना डीएनए होता है, जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन तो मेन जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसमें बनते हैं। ऑल्सो सर्टन प्रोटीन्स फॉर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन आर फॉर्म बाय द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शनिंग के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो कुछ तो न्यूक्लियर डीएनए से आएंगे, कुछ कहां से आएंगे, खुद के अपने डीएनए से प्रोटीन फॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी क्यों, क्योंकि कुछ प्रोटीन न्यूक्लियर से भी आ रहे हैं या फिर न्यूक्लियर डीएनए से भी बन रहे हैं, कुछ प्रोटीन खुद के डीएनए से भी वो बना रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन। तो अगर आप देखोगे ये बाहर की एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और अंदर से एक मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन आपको फोल्डेड दिखेगी, देखो यहाँ पर ऐसे फोल्ड फॉर्म होते हुए दिखेंगे। ये जो फोल्ड आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टे, ठीक है। फर्दर आपको इतना डिटेल में आप आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। यहाँ पर बाहर की जो मेम्ब्रेन है इट इज नॉट फोल्डेड, अंदर वाली मेम्ब्रेन आपको फोल्डेड दिखती है। ये जो यहाँ पर फोल्ड्स बने हैं इसको हम क्रिस्टे बोलेंगे। क्रिस्टे पे ये ब्राउन आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। दी स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड F1, बेसिकली दीज आर कॉल्ड F1 F0 पार्टिकल, ठीक है। मतलब यहाँ पर F1 एंड F0 ऐसे दोनों पोर्शंस है, राइट। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलता है, इवन देखो दिस इज अ डीएनए, ये क्या है, डीएनए है ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अंदर आपको ग्रीन कलर में राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ योर माइटोकॉन्ड्रिया लुक्स लाइक, ओके। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल वी हैव इज प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है ये ओनली आपको प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्यों, क्योंकि इनका एक इंपॉर्टेंट काम है। प्लास्टिड के बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमो मीन्स डिफरेंट कलर्स, कलर्ड प्लास्टिड। अगर आप देखते हो प्लांट में जैसे पेटल वगैरह के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, व्हाई, बिकॉज दे हैव डिफरेंट कलर्स, पिगमेंट्स एक्चुअली, ठीक है। देन ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट मीन्स कलरलेस, ल्यूको का मीनिंग है कलरलेस। अब ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का भी कुछ फंक्शन है, इसका ल्यूकोप्लास्ट का भी कुछ फंक्शन है। नाउ क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्रोमोप्लास्ट ये क्या है, पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड है। इसमें अगर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है या फिर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और यही क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो दिस इज इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। दिस क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन अदर कलर्स, मतलब जो पिगमेंट्स है, येलो कलर के लिए पिगमेंट है इसके पास, रेड कलर के लिए, ऑरेंज कलर के लिए, डिफरेंट पिगमेंट्स विल बी देयर। फंक्शंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट इज विदाउट पिगमेंट, तो फंक्शन क्या करेगा वो, इट इज होल एंड सोल, इट इज होली एंड सोलली बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। जो भी लिक्विड या फिर सॉलिड फूड मटेरियल है उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इट स्टोर्स द फूड मटेरियल प्राइमरी दिस ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स विल बी स्टोर्ड, ठीक है। समटाइम्स वेस्ट मटेरियल भी स्टोर होते हैं, राइट। तो ये रहा ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन, ऑल्दो इट डू नॉट हैव एनी पिगमेंट बट इट इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज। Then if we talk about internal organization of chloroplast, it consists of numerous membrane or numerous membrane layers embedded in material called stroma, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट, इसमें आपको दिखता है ये एक के ऊपर एक स्टैक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ठीक है। ये जो खाली जगह है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ये क्या है, स्टोमा या मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें आपको दिखेगा ये जो स्ट्रक्चर्स है, दीज आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। सिंगल जो स्ट्रक्चर है उसको थाइलाकॉइड बोलेंगे, पूरा जो स्टैक है उसको हम बोलेंगे ग्रैनम, ठीक है, ग्रैनम। इसमें भी आपको दिखता है एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी, मतलब इट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड इज अगेन अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर
आउटर इनर मेम्ब्रेन, दो मिलेगी। इवन प्लास्टिड ऑल्सो हैज देयर ओन डीएनए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था वैसे इनका भी अपना डीएनए होता है। एंड दीज ऑल्सो कैन सिंथेसाइज सर्टन प्रोटीन्स, जिसके वजह से प्लास्टिड्स आर ऑल्सो सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, अगेन मीनिंग बता देती हूँ, सेमी ऑटोनमस क्यों बोला, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स जो प्लास्टिड के हैं वो मेन जो न्यूक्लियर डीएनए है वहां से आएंगे, कुछ प्रोटीन ये अपने खुद के डीएनए से भी बना लेता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर क्लोरोप्लास्ट लुक लाइक। ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया है। वैक्यूल इन प्लांट सेल इज बिगर इन साइज। वैक्यूल का काम क्या होता है, एक्चुअली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये सॉलिड एज वेल एज लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, जो भी फूड मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में उसको स्टोर करता है ये वैक्यूल। सैक लाइक स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में आपको ये बड़ा स्ट्रक्चर दिखेगा एंड इट ऑक्युपाइज अ लार्ज और यू कैन से बिग स्पेस, जिसके वजह से साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल का इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द पेरीफेरी या फिर सेंटर से दूर पुश किया जाता है, क्योंकि वैक्यूल क्या करता है, ज्यादा जगह ले लेता है। वेर एज इफ यू टॉक अबाउट एनिमल सेल में वैक्यूल ज्यादा प्रेजेंट है। प्लांट सेल में एक ही होता है, वैक्यूल बड़ा सा होगा। एनिमल सेल में आपको वैक्यूल ज्यादा दिखते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल मिलेंगे, दे आर मेनी इन नंबर। ठीक है, एंड दे विल नॉट पुश द साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द पेरीफेरी बिकॉज छोटे है साइज में, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 to 90% एरिया वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट सेल में। इवन इन सम से ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली, जैसे अमीबा वगैरह में ये वैक्यूल क्या करते हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपल्शन ऑफ एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये काम करते हैं। इवन पैरामीशियम वगैरह, ठीक है, उनमें भी वैक्यूल क्या करते हैं, एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, काम करते हैं। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। यहाँ पर आपको दिखेगा एनिमल सेल में देखो छोटे छोटे वैक्यूल दिख रहे हैं बहुत है, बट प्लांट सेल में एक सेंट्रल एंड बड़ा सा वैक्यूल दिखेगा आपको। ओके ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेल में हमने देख लिया द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, उसमें डिस्कवरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी कैन से इज अ सेल डिवीजन, राइट। तो अगर आप देखो बॉडी में एवरी सेल ऑफ योर बॉडी हैज एन एक्सपायरी डेट, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, उसके बाद सेल क्या होगी, मर जाएगी, राइट। तो अगर ऐसा होता कि सेल मरने के बाद नई फॉर्म ही नहीं होती तो बताओ क्या होता, हम ऐसे मिलते क्या, अभी नहीं। तो ये जो सेल्स है दे कंटिन्यूअसली गेट फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म बार बार वो फॉर्म होती रहती है, दे आर फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन। तो बेसिकली ये किस वजह से, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू सेल डिवीजन। जैसे आरबीसी की बात करो, आरबीसी 120 डेज तक रहेगी, फिर से नई आरबीसी फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म हुई, सेल डिवीजन से फॉर्म हुई, राइट। तो अगर बात करो तो इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, इफ यू वांट टू कीप द नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट, आल्सो इफ यू वांट टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू या फिर डैमेज जहां पर इंजुरी हुई है, आप देख सकते हो कुछ दिनों बाद वो हील हो जाती है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू सेल डिवीजन, right? Now in this process each cell is called mother cell. It will divide into two daughter cells. अगर बात करो बॉडी सेल की, सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल, बॉडी सेल की बात करोगे तो एक से दो सेल बन रही है, मतलब मदर सेल से दो डॉटर सेल बन रही है। दे विल बी आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपीज, इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। इट इज कॉल्ड माइटोसिस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन, एक होगा माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। जो आपकी बॉडी सेल्स है उनमें आपको दिखेगा माइटोसिस, मतलब सिंपली एक सेल से दो सेल बनती जाएगी। ठीक है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, तो इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। इसमें जो मदर सेल है उससे जो दो डॉटर सेल फॉर्म होगी, दे विल बी एग्जैक्ट कॉपीज, आइडेंटिकल टू द मदर सेल। ठीक है, also यहाँ पर जो डॉटर सेल्स है दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। मतलब मदर सेल में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम थे, तो जो डॉटर सेल बनी है उनमें भी टू सेट है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। मतलब इसी को हम बोल सकते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल क्यों, मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही
same number of chromosome will be seen in the daughter cell. तो it is equational division, ये याद रखना है, ठीक है। इसका काम क्या है? माइटोसिस इज इन्वॉल्व इन द टिश्यू रिपेयर एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो 1 से 2 सेल बन जाएगी, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। तो ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रोथ, ठीक है, या फिर यू कैन से ग्रोथ। नाउ स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इफ यू टॉक अबाउट योर गैमिट सेल्स, मतलब एग एंड स्पर्म, वो कैसे फॉर्म हुए हैं? दे आर फॉर्म बाय मियोसिस। तो ये जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, दैट इज टेस्टिस एंड द ओवरीज, इनमें जो स्पर्म्स एंड ओवा बनते हैं वो मियोसिस से बनने वाले हैं। मियोसिस इज अनदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन, बट इट इज नॉट लाइक माइटोसिस। इसमें क्या होगा? सिंपली एक सेल से आपको 4 सेल्स फॉर्म होती हुई दिखेगी, और चारों सेल्स में द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी रिड्यूस्ड। मतलब अगर मदर सेल में 2 सेट थे क्रोमोसोम के, एट द एंड जो 4 डॉटर सेल बनी है, दे विल हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब एक सेल में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, दूसरी में दूसरा, तीसरी चौथा, ठीक है। तो लाइक दैट, तो देयर विल बी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज सेट ऑफ क्रोमोसोम इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इसका काम क्या है? मियोसिस इज इन्वॉल्व इन द गैमीट फॉर्मेशन। जो एग एंड स्पर्म है उनको फॉर्म करने में इन्वॉल्व है, ओके। हमें क्या चाहिए? जो भी गैमिट्स फॉर्म होंगे, बिकॉज गैमिट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग एंड स्पर्म आर गोइंग टू फ्यूज, जिससे क्या होगा? ड्यूरिंग फ्यूजन एग का न्यूक्लियस एंड स्पर्म का न्यूक्लियस मिक्स होगा या फिर फ्यूज होगा, एंड जिसके वजह से दोनों कंटेंट, दोनों न्यूक्लियस अब नई सेल में जाएंगे, ठीक है। दे विल फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। उस जाइगोट में क्या होगा? दोनों एग एज वेल एज स्पर्म का न्यूक्लियस होने वाला है। तो यहां से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आया, एक से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, स्पर्म से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो जो जाइगोट बनेगा इट विल हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर ऐसा होता, एग में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, स्पर्म में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उनसे जो जाइगोट फॉर्म होता, इट विल हैव 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम। वो होना चाहिए क्या? नहीं, इट शुड नॉट हैपन, बिकॉज कुछ और ही हो जाएगा। अगर ह्यूमन है तो हमारी बॉडी की हर सेल में 2 ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, राइट। तो ये मेंटेन कौन करेगा? आपका मियोसिस। दिस इज मेंटेन बाय मियोसिस। नाउ व्हेन सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस, इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स, 4 नई सेल बनेगी, राइट। और यहाँ पर सारी जो 4 सेल बन रही है, इनमें देयर विल बी रिड्यूस्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एंड दे विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर 2 सेट है मदर में या फिर डॉटर सेल में बेसिकली, तो सॉरी, मदर सेल में अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में कितने आएंगे? एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हाफ हो गया, ठीक है। देयर विल बी रिडक्शन इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। तो दिस इज हाउ मियोसिस हैपेंस। तो ये देखो, दिस इज माइटोसिस। इसमें देख रहा है आपको देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। एक होता है प्रोफेज, देन आता है प्रोमेटाफेज, ये बेसिकली प्रोफेज का ही पार्ट है। देन मेटाफेज आया, एनाफेज एंड द टीलोफेज। यहाँ पर आपको दिखेगा टीलोफेज में आपको 2 अलग सेल्स फॉर्म होती हुई दिखेगी। ये सेल एक सेल बन जाएगी, दिस इज अनदर सेल। तो एक मदर सेल से, दिस इज अ मदर सेल, इससे आपको 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हुई दिखेगी, एंड दे विल हैव इक्वल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मदर में भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, डॉटर में भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस का ऐसा नहीं है। मियोसिस में क्या होगा? देयर विल बी, अब यहां पर देखो, ये मदर सेल है, ठीक है। इस मदर सेल से पहले क्या बना? सेम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको 1 क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर ये जो मदर सेल है, इट विल अंडरगो ट्वाइस द सेल डिवीजन, 2 बार डिवाइड करने वाली। मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर पहले डिवीजन के टाइम पे एक सेल से 2 सेल बनी, ठीक है। दिस इज लाइक माइटोसिस ओनली। पहला जो डिवीजन है वो माइटोसिस की तरह होगा, 1 से 2 सेल बनी, ठीक है। अब क्या होगा? फर्दर यहाँ पर जो 2 सेल बनी है, यहाँ पर देखो, टीलोफेज में 2 सेल बनी थी, एक सेल, ये दूसरी सेल। अब ये फिर से क्या करेगी? दिस विल अगेन अंडरगो, सॉरी, यहाँ पर जो 2 सेल बनी है, सॉरी, ये देखो, यहाँ पर जो 2 सेल बनी है, ये फिर से क्या करेगी? दे विल अंडरगो द डिवीजन, और एट द एंड यहाँ पर इस सेल से 2 सेल बनने वाली है, दिस इज द टीलोफेज। आफ्टर दैट आपको दिखेगा यहाँ पर 2 सेल फॉर्म होते हुए, ठीक है। इस सेल से ये एक सेल बनेगी, ये दूसरी सेल बनेगी, और इस सेल से
ये एक सेल और ये सेल, ठीक है। तो 4 सेल बनेगी एंड ऑल ऑफ देम विल हैव single set of chromosome. N means haploid set of chromosomes. So this is how at the end of meiosis you will see there will be 4 cells form or there will be reduction in the set of chromosomes, ठीक है। सो दिस इज हाउ मियोसिस हैपेंस और इन्हीं से आगे स्पर्म्स एंड एग बनता है, ठीक है। तो इट इज इन्वॉल्व इन द गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट मीन्स एग एंड स्पर्म को हम गैमीट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ माइटोसिस एंड मियोसिस हैपेंस। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। हालांकि आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं है, हायर क्लासेस में यू विल बी लर्निंग इन डिटेल अबाउट दिस, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर नाउ। In this session, we have completed the first chapter, or you can say basically it is fifth chapter, first chapter of biology we can say. तो fifth chapter हमने complete कर लिया है, right? That is cell. Cell is the fundamental unit of life, ठीक है। तो जो भी important question बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। You can practice accordingly for the next class, ठीक है। और in the next class we will be taking the another chapter, ठीक है। तो obviously again सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आपको चाहिए कि और ऐसे लेक्चर्स आपको अगर देखने हैं, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगेन आई विल बी टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो बी देयर एंड थैंक्स फॉर attending the class. With this, we are ending this class. We'll meet in the another session like this. Till then, take care, bye bye, and keep learning with us. Thank you.